दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज बात करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप में कितनी सच्चाई है उसके बारे में, और इलेक्शन कमीशन इस पे अब अगला कदम क्या लेगा, और क्या ये सीआईए या डोनाल्ड ट्रंप के टूल किट का हिस्सा है ये प्रोटेस्ट। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में हुए, बुद्धि इनकी अब खुल रही है और ये कह रहे हैं कि ये डेटा कंपाइल करने में इनको 6 महीना लग गया और 35 लोगों की टीम लगी है कहीं ना कहीं। ठीक है, 15 मिनट में ये डाउनलोड हो जाता है, एक क्वेरी चलाना पड़ता है और सारा फाइल कंपाइल हो जाता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है कि वो एक बढ़िया सा डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हायर कर सकते हैं। खैर, वो सब डिबेट में नहीं जाते हैं। 2024 में अ, कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटका में। अब कर्नाटका में ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर सवाल उठा भी रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल दिए, तो फिर इनकी सरकार पे सवाल उठने चाहिए। उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? तेलंगाना में ये जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है। प्रियंका गांधी जीतती हैं वायनाड से, क्या तब वोट चोरी नहीं हुआ है? राहुल गांधी खुद रिकॉर्ड मतों से वायनाड में जीतते हैं, क्या तब वोट चोरी नहीं हुआ है? बरेली या अमेठी, क्या तब वोट चोरी नहीं हुआ है? मतलब कांग्रेस की सरकार जहां जीत रही है वहां सब चंगा सी। ठीक है, क्या वोट चोरी पंजाब में भी नहीं हुआ है? तो हर जगह फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। अखिलेश यादव क्या वोट चोरी से इतने सांसद जिता करके ले आए इस वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि विधानसभा में तो वो बुरी तरह से हार गए हैं। और अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें 10 में से 9 सीट हार गए हैं। ममता बनर्जी क्या वोट चोरी करके तीसरी बार सत्ता में आई है, या फिर एम के स्टालिन वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं? राहुल गांधी को ये सारे जवाब ढूंढ के निकालने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उनके पास होंगे नहीं। ये एक तरह से एक एजेंडा है कि देश में जो गवर्नमेंट चल रही है वो तीसरी बार कैसे चुन के आ गई। क्योंकि कांग्रेसी जो भी हैं उनको सत्ता में रहने का आदत है। 50-52 साल इन लोगों ने सत्ता में बिताए हैं, अब 10 साल इनको बाहर रहना पड़ा है। तो इनको ये चीज हजम नहीं होता है। ये सत्ताधारी लोग हैं, ये सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। जो कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, ये जो ईवीएम लाना हुआ कांग्रेस रूल में हुआ, वोटर्स रिवीजन हुआ कांग्रेस रूल में हुआ, तो भाई सारे पैरामीटर्स तो आप ही ने तय किए थे। अब उन्हीं पैरामीटर्स से आपको हार मिल रही है, तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। दूसरा बात ये होता है कि ये कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे फर्जी वोटर हैं। लिस्ट भी दिखा दी है कि एक एक जगह पे 50-50 वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड हैं। तो चुनाव आयोग वही तो एसआईआर करवा रहा है बिहार में, तब क्यों फट रही है इतनी? वही चीज तो बिहार में हो रहा है कि भाई फर्जी जो दस्तावेज रजिस्टर्ड किए गए हैं उस पे हम डंडा चला रहे हैं। वहां हाय तौबा मचा हुआ है। वहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो भाई चुनाव का बायकॉट कर देंगे। पप्पू यादव उधर कह रहा है, जो गाड़ी में बैठ करके शहंशाहों जैसा 100-100 का नोट बांट रहा है, वो बैठ करके कह रहा है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल चल के भी नहीं जा पाएंगे वो। लेकिन बयान बड़े भारी भारी दे रहे हैं कि भाई लोकसभा को सीधा डिसॉल्व ही कर दो। जो 240 सीट मोदी जी लाए हैं, क्या उसको उसमें हमारा और जनता का वोटिंग नहीं शामिल है? केवल आप ही के जनता का वोटिंग शामिल है? जो मोदी जी गुजरात में लगातार 3-3 बार जीते, क्या वहां की जनता का वोट उनको नहीं जाता था? क्या तब भी कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाएगी? अरे भैया, कुछ काम कर लो, कुछ विजन रख लो। कभी किसान आंदोलन लेकर के आते हैं, कभी एथलीट के पीछे ये छुप जाते हैं। ठीक है, कभी वन रैंक वन पेंशन वाले मुद्दे पे ये आते हैं कि भाई ये सेना के साथ हम खड़े हैं। मतलब हर एक मुद्दा खाली आंदोलित वाला मुद्दा।
कि सिर्फ आंदोलन करो। अग्निवीर पे अलग भड़काया, हरियाणा चुनाव से पहले एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की, रेसलर को लेकर के आए। अब रेसलर कहाँ गए? उनके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं न्याय मांग रहे हैं, या फिर उनसे मिलने कितनी बार चले गए चुनाव के बाद? चुनाव से पहले घर घर जाते थे, बैठ के साथ रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं, अब कहाँ गए? तो एक अमेरिका ने जब से भारत पे टैरिफ लगाने की कोशिश की और भारत ने उसका ट्रेड डील को माना नहीं। एक्चुअली ट्रेड डील में क्या था कि बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं और नॉर्मल जो हमारे छोटे किसान हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं अमेरिका के ट्रेड डील के कारण। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता। मोदी जी को ये पता था कि जो छोटे छोटे किसान हैं, फिर उनका रोजी रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है कि भाई ये ट्रेड डील जो है मैं नहीं करूंगा, इसकी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी अपने किसानों का साथ नहीं छोड़ सकता, ये सरकार किसान का साथ नहीं छोड़ सकती है। ट्रंप को लग गया बुरा, क्योंकि ट्रंप किलसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि ब्रिक्स जो कंट्री है, जिसमें सारे कंट्री हैं, ब्रिक्स जो फोरम बना है इनका, जिसमें रसिया भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका है और यूएई भी है। तो बहुत सारे देश मिल करके वहाँ पे डॉलर में आयात निर्यात नहीं करते हैं। वहाँ पे इनका अपना जो करेंसी है, रूबल हो गया, रूपी हो गया, येन हो गया, इन सब में सब कुछ चलता है, गोल्ड्स बॉन्ड में। तो ये सब में इनका ट्रेड चलता है, डॉलर में ये नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि एक बार डॉलर कमजोर हो गया तो अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हो जाएगा। अब ब्रिक्स में जो देश हैं, वो 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और 44% पूरी दुनिया का तेल पे उनका कंट्रोल है। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पता है। मोदी स्टेबलाइज गवर्नमेंट दे रहे हैं इंडिया में, जिससे कि उसका जो बिजनेस प्लान है, अमेरिका का जो इन्वेस्टिंग प्लान है, वो उसके टर्म्स पे इंडिया में नहीं आ पा रहा है। मोदी जी का कहना है कि अगर भारत में आपको इन्वेस्ट करना है तो हमारे टर्म पे करना होगा। अब अमेरिका का क्या है? इन्वेस्टमेंट दे देंगे, आपको गुलाम बना देंगे। आप रातों रात उनको कह नहीं सकते कि जाओ। फिर काम तो आप करोगे, लेकिन कंट्रोल आपको अमरीकी करेंगे, और बहुत सारे सेक्टर में आज भी ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे उसको कहीं बदलने की कोशिश है और अपना रुपया को स्ट्रांग करने की कोशिश है। एक कवायद है, टाइम बहुत लगेगा। अमेरिका को ये बात पता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, और उस समय अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। एप्पल ने अपना असेंबलिंग प्लांट इंडिया में डाल दिया है, और इंडिया से असेंबल आईफोन जो है अमेरिका में दबा के बिके हैं। ये भी डोनाल्ड ट्रंप के पास डेटा गया है, तो इसलिए उन्होंने 50% का टैरिफ अब कर दिया है। और वो सन की टाइप आदमी है, उसको पता है कि इट्स माई वे या हाईवे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वो अलग से फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप 5 साल पहले नहीं था, फिर 5 साल के लिए आया। अगला 5 साल रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन मोदी जी पिछले 13 सालों से भारत की गद्दी पे बैठे हुए हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। आप सोचो, ये वही ट्रंप है जो आतंकवाद भी बड़े बड़े बातें करता था, और ये पहलगाम अटैक के बाद आसिम मुनीर को डिनर पे बुलाता है। इसके बाद 3-4 दौरे हो चुके हैं, और पाकिस्तान की भाषा पाकिस्तान के संसद में जो उठाई जाती है, वही हमारे संसद में कैसे उठाई जाती है? राहुल गांधी को अमेरिकी मीडिया पे भरोसा हो जाता है। ये कहते हैं कि अमेरिका दिखा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने सीज फायर करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब इनको भरोसा नहीं होता है, वो भी संसद में कह रहे हैं, उस पे भी इनको भरोसा नहीं है। मतलब अमेरिका भारत को तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है रसिया से, वो घंटा लड़ाई का रुकवाएगा। और ऊपर से नरेंद्र मोदी जैसा पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी कैरी नहीं करता है, पर्सनाल्टा कैरी करता है। तो एक तरह से पूरा विपक्ष ये चाहता है कि गृह युद्ध जैसा बन जाए भारत में भी। जैसा एक पैटर्न आपने देखा होगा कि अमेरिका ने बांग्लादेश में वो वोट फ्रॉड का एक मुद्दा अपनाया और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करवाया, और शेख हसीना को वहां से बाहर करवा के अपना डमी कैंडिडेट बिठा दिया। अमेरिका हमेशा ऐसा ही करता है। अमेरिका ने अपने एजेंसी के द्वारा इमरान खान को भी जेल में करवा दिया है। ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब की सरकार वहां पे बिठाई हुई है। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे
एशियन कंट्रीज पे बढ़ता जा रहा है और खास करके बांग्लादेश पे। उसको पोर्ट चाहिए था, शेख हसीना ने लीज पे देने से मना कर दिया। उसको पता था 30-40 के साल के लिए इनको लीज पे देंगे, ये यहाँ से मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे और हमारा कंट्री प्रेशर में आ जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि बांग्लादेश के भिखारियों को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने रिजीम चेंज करवा दिया। आने वाले सालों में वो अमेरिका के गुलाम बन के रह जाएंगे, इससे ज़्यादा और भी कुछ उनका होना जाना है नहीं। आजकल उनका एक नया दोस्त बना है भिखारिस्तान। भिखारिस्तान से वो सैन्य शक्ति साझा कर रहे हैं। अब क्या सैन्य शक्ति साझा कर रहे हैं भाई? S-400 ने उनके पूरे डिफेंस सिस्टम की मैया दैया कर दी। वो क्या एयर डिफेंस सिस्टम उनसे शेयर करेंगे और भगवान ही मालिक है। तो मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, जाने वाला हाल है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है, जिसको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहिए था, वो भारत तोड़ों की राजनीति करता है। ये अपने जेट्स का प्रूफ मांगते हैं, अपने जवान से प्रूफ मांगते हैं। जब ऑपरेशन महादेव कंडक्ट किया गया और पहलगाम का जो मुख्य आरोपी था उसको गोली मार दिया गया, संसद में खड़े होकर के विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और ये सब कह रहे हैं कि आज ही क्यों मारा गया? संसद चल रहा है तो फिर आज ही क्यों मारा गया? मतलब सेना वहां से फोन करती अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को कि जी सर आप डिबेट खत्म करिए तो हम इसको उड़ाएं, कनपट्टी पे बंदूक रख के खड़े हैं। ये लोग यहाँ से इजाजत देते तब वो गोली मारते। मतलब ऐसे ऐसे तो लोग हैं यार, और ये कभी दुख दर्द समझ नहीं सकते क्योंकि इनके घर का बेटा बेटी कोई आर्मी सेना में जाता नहीं है। सब बाहर विदेश पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे पढ़ते हैं। इन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम है, इन्हीं का बनाया हुआ तंत्र है, इन्हीं के बनाए हुए स्कूल कॉलेज हैं, इन्हीं के बनाए हुए हॉस्पिटल हैं। लेकिन सोनिया गांधी बीमार पड़ती हैं तो अमेरिका चली जाती हैं, बेटे को पढ़ाना होता है तो प्रियंका गांधी विदेश भेज देती हैं। भाई आप ही का बनाया हुआ देश है, 50 साल आप लोगों ने राज किया है, आप आपके अकॉर्डिंग आपने बड़ा विकास किया है, तो अपने बच्चे बच्चियों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो बात, और ये सब पे लागू होता है, बीजेपी पे भी कांग्रेस पे भी। लेकिन कांग्रेस पे ज्यादा होता है क्योंकि देश पे जो अधिकार उनका था वो बहुत ज्यादा सालों तक था। 50 साल राज की है कांग्रेस। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के टूल किट का हिस्सा हो गया है सारा विपक्ष? क्योंकि सेम पैटर्न वही अपनाने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, कि सरकार के प्रति आम जनमानस में कंफ्यूजन पैदा करो। कंफ्यूजन पैदा कर दो कि जो आप वोट दे रहे हैं वो सही जगह जा ही नहीं रहा है, तो फिर कल को लोग वोट देने जाए ही नहीं। आपका सबसे बड़ा पूरे दुनिया का डेमोक्रेसी है भारत, तो भारत के डेमोक्रेटिक बिलीफ पे हमला कर दिया जाए, भारत के डेमोक्रेसी पे हमला कर दिया जाए, ताकि पूरे वर्ल्ड मीडिया में इसको कवर किया जाए और भारत के जो लोगों लोगों के बीच है उसमें एक अनरेस्ट पैदा किया जाए और यहाँ के सरकार के रिजीम को बदला जाए। और इसमें पूरा पूरा सपोर्ट विदेशी ताकतों का इनको आ रहा है। खालिस्तानी भी एक्टिवेट हो गए हैं, CIA भी एक्टिवेट हो गया है, पाकिस्तान प्रेम इनका किसी से छुपा नहीं है। तो एक बहुत क्रूशियल टाइम से हम गुजर रहे हैं और हमें सतर्क होने की जरूरत है, भारत की जनता को सतर्क होने की जरूरत है कि अगर आज सरकार के साथ खड़े नहीं हुए या गलत या सही चीजों के बीच में जब आपको चुनाव करना हो, तो जो नेशनलिस्ट सरकार है आप उसको चुनिए, उसके साथ खड़े हुई है। क्योंकि अगर एक बार ये डाइवर्जेंस वाले मुद्दे में आप फंस गए तो आपका भी हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। फिर कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव यहाँ पे आपको बचाने नहीं आते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी सेना के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, जो सेना इनकी रक्षा के लिए शहादत देती है। तो आप सोचो, जो बंदा, जो पार्टी अपनी सेना के लिए भी खड़ी नहीं है, वो पार्टी हमारे और आपके लिए, एक जनता के लिए क्या खड़ी होगी? जो पप्पी यादव गाड़ी में बैठ करके 100-100 रुपया बांट रहा है जनता को, ऐसा लग रहा है कि भीख दे रहे हैं, वो आपको क्या अपना समझेंगी? वोट लेने तक ही आप उनके हो। तो जो देश हित में फैसले होते हैं या जो देश हित में निर्णय होता है, वो पार्टी और झंडे से बड़ा होता है। आपका किसी पार्टी का झंडा हो, लेकिन देश का झंडा सबसे बड़ा है। तो ये लोग जानबूझ के अनरेस्ट फैलाते हैं, कभी किसान आंदोलन को लेके आते हैं, कभी छात्रों के द्वारा आंदोलन करवाते हैं, कभी रेसलर को आगे कर देते हैं, कभी सेना में भर्ती को लेकर के ये प्रोटेस्ट करने करते हैं। ठीक है, तो अग्निवीर को लेकर के किसान आंदोलन
2-3 बार इन लोगों ने करवा दिया। तो इनका मुद्दा यही है कि कैसे भी करके इंडिया को अनरेस्ट करना है और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला सिचुएशन करके रिजीम को चेंज कराना है, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि मोदी का जो सपोर्ट है और मोदी का जो कम्युनिकेशन लेवल है, उसका जो काम है, उसके दम पे उसको हराना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ करके, 2 नंबरी काम करके बैकडोर से, चाहे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान से हाथ ही क्यों ना मिलाना हो, चाहे आसिम मुनीर की भाषा क्यों ना बोलनी हो, अपने आर्मी चीफ, अपने सेना के चीफ पे, अपने एयरफोर्स के चीफ पे भरोसा ना करना हो, वो सब ये लोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मोदी और अमित शाह को करेंगे ही करेंगे। जो लोग 26/11 का बदला नहीं ले पाए, जो लोग मुंबई हमला हुआ, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, 250 लोग मारे गए, डोजियर डोजियर खेलते थे, आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम एक भारत में ऐसी सरकार तो बैठी है ना, कि अगर आज के डेट में पाकिस्तान कोई आंख में दिखाता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। तो आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।